हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 20 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं लेट हो गया, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो इसलिए आज वीडियो थोड़ा सा लेट मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट पेज पे न्यूज़ आई गई है, ये आई है क्रेडिट कार्ड धारकों को जो लाभ है किस चीज का, मॉरिटोरियम का जो लाभ दिया गया था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो लाभ दिया गया था, यानी कि ब्याज पर ब्याज का लाभ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड धारकों को ऐसा नहीं मिलना चाहिए, इस प्रकार का लाभ। ये केवल उनको मिलना चाहिए जिन्होंने की होम लोन, ऑटो लोन या इस प्रकार के कुछ लोन लिए हुए हैं, जो व्हीकल लोन लिए गए हैं, तो उनको इस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड धारकों को नहीं मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे न्यूज कवर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं पहले आपको कवर करा चुका हूं कि लोन मॉरिटोरियम क्या होता है। ये एक प्रकार से अस्थायी रूप से डिफर कर दिया जाता है लोन का, जो आपका इंस्टॉलमेंट जो होती है, आपको सपोज 3,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो उसको कोर्ट ने बोल दिया है कि ये कोविड-19 के काल में जब आपके वो इनकम नहीं रही थी कि आप इसे 4 महीने बाद या 5 महीने बाद दीजिएगा, तो आप तब इसको दे सकते हैं। इसमें क्या था कि जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसमें राहत दे दी गई थी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसमें राहत दे दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसमें बोल रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड धारकों को नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोन मॉरिटोरियम होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं इसके बारे में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। पेज नंबर पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टाटा समूह, टाटा ग्रुप बहुत ही फेमस है भारत के अंदर। इसने एक टेस्ट किट लॉन्च की है, फेलूदा नाम याद रखिएगा। फालूदा आपने खाया होगा, कई सारी ढकेलों पे मिलता है ये। तो फेलूदा किट है एक, ये लॉन्च की है कोविड-19 की जांच के लिए। तो ये 60 मिनट में रिजल्ट दे देगी आपको। पहले 4-4, 5-5 घंटे में आपको टेस्ट का रिजल्ट मिलता था, तो अभी इस टेस्ट की रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर आपके पास आ जाएगी। कोविड-19 का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका जांच करेगा फेलूदा किट। तो ये जो किट है ये काम करेगी जीन एडिटिंग तकनीक के आधार पर काम करेगी। ये जीन एडिटिंग तकनीक, इसको बोला जाता है क्रिस्पर कासा तकनीक। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है इसके बारे में कि क्रिस्पर कासा तकनीक का संबंध किससे है। तो जीन एडिटिंग तकनीक है, इस आधार पर ये फेलूदा किट काम करेगी। कोविड-19 का जो जांच है उसको काम करेगी, मतलब कोविड-19 का टेस्ट करने का काम करेगी, वो भी 60 मिनट में आपको रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। तो ये है फेलूदा किट। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, राजस्थान सरकार ने यानी कि सीएम अशोक गहलोत जी ने एक योजना शुरू की है, इसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है सीएम गहलोत साहब ने। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मातृत्व और पोषण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है, यानी कि मातृत्व की बात कहां पे की जाती है, किस आर्टिकल में, और पोषण की बात किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये जो योजना शुरू की गई है, ये लाभ पहुंचाई गर्भवती महिला व उसके जो बच्चे हैं उनके पोषण की बात करेगी। यहाँ पे मतलब उनकी व्यवस्था की है पोषण को लेकर के, गर्भवती महिला और उनके बच्चे की। तो ये जो योजना है अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट की गई 4 जिलों में। वो 4 जिले कौन से हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये चारों जो जिले हैं ये आदिवासी जिले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट की गई ये योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंपॉर्टेंट योजना है राजस्थान के अंदर, नाम आप याद रखिएगा और जिलों के नाम भी याद रख लीजिए कहां पे शुरू की गई है ये। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, बार बार हर दूसरे तीसरे न्यूज आती रहती है जैविक उद्यान को लेकर के, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। तो बुरी खबर वहां से निकल के आ रही है, जुगनू एक लेपर्ड है वहां पे, उसकी मौत हो गई है नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। तो जुगनू की मौत हो गई है, 17 वर्ष की इसकी उम्र थी जुगनू की। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है क्षेत्रफल के अनुसार, उसका नाम है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताइए। और राजस्थान में सबसे पहला जैविक उद्यान कहां पे बनाया गया था उसका नाम बताइए, और रिसेंटली कौन सा बनाया गया है उसका नाम बताइए। टोटल जैविक उद्यान 5 है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो ये आप मेरे को क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये यहाँ पे न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट ने संघीय ढांचे की याद दिलाई है। तो संघीय ढांचा होता है कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। राज्य के पास अपनी शक्तियां रहती हैं, केंद्र के पास अपनी शक्तियां रहती हैं, लेकिन कई बार राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। ये दलीय भावना के कारण ऐसा किया जाता है, आपने देखा होगा। इसमें बात की गई है सीबीआई को लेकर के मुख्य इसमें बात की गई है। तो यहां पे संघीय ढांचा, भारत के अंदर संघीय ढांचे की व्यवस्था है, परंतु केंद्र इसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, जैसे सीबीआई। तो ये इस आर्टिकल के अंदर सीबीआई की बात की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आपने सुना होगा कई बार कि सीबीआई
जब भी कहीं किसी अन्य राज्य में यदि किसी अन्य पार्टी की सरकार है तो वहां पे प्रभाव जमाने की कोशिश करती है केंद्र सरकार, तो वहां पे सीबीआई का प्रयोग करती है, दुरुपयोग करती है, हम ये कह सकते हैं एक बार को। तो वहां पे अपनी जांच बिठाने का काम करती है दूसरे राज्यों में, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो सीबीआई एक प्रकार से उनका पपेट के तरीके से है। तो सीबीआई के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन पे आप जा सकते हैं ऊपर, वहां पे मैंने सुशांत सिंह राजपूत के संबंध में एक वीडियो बनाई थी। वहां पे सीबीआई का मैंने रोल बताया था कि सीबीआई कैसे काम कर सकती है, क्या स्वप्रेरणा से एक्शन ले सकती है, यानी कि स्व मोटो से एक्शन ले सकती है सीबीआई किसी भी मैटर को लेकर या नहीं ले सकती है। तो यहां पे बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि राज्य की बिना अनुमति के सीबीआई वहां पर जांच नहीं करेगी। ये रिसेंटली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ये इसीलिए बोला है कि ताकि फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट बना रहे भारत के अंदर, ये जो हमारा फेडरलिज्म का ढांचा है वो प्रभावित ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि संविधान की रचना है वो इसी प्रकार से की गई है। तो सीबीआई की जांच बिना राज्य की अनुमति के नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोल दिया है। ये आप देख सकते हैं। एक और यहाँ पे ये इसमें न्यूज आई थी पेज नंबर 10 पे, यहां बोला है कि सीबीआई को जांच शुरू करने के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा बोल दिया है। तो ये अच्छी खबर है एक, ताकि मतलब थोड़ा बहुत जो ऑटोनॉमी है वो सीबीआई की भी बनी रहेगी और राज्यों को अपना जो पावर है उनकी वो अपनी पावर को एंजॉय कर सकेंगे। इस प्रकार से मतलब किसी प्रकार का प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं होगी। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये बताया गया है यहाँ पे कि 8-9 राज्य जो है यहाँ पे कि मतलब गैर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इस प्रकार का काम किया जाता है केंद्रीय जो सरकार है उसके द्वारा, कि इस प्रकार से प्रभाव जमाया जाता है इस प्रकार की एजेंसी के द्वारा। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये यहाँ पे न्यूज है स्पेक्ट्रम को लेकर के, टेलीकॉम सेक्टर में भी स्पेक्ट्रम पे बात चल रही है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में स्पेक्ट्रम के बारे में न्यूज आ जाए, स्पेक्ट्रम इशू होगा। अभी आपको पता है स्पेक्ट्रम जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं जैसे एयरटेल, आइडिया वगैरह, ये स्पेक्ट्रम इनको दिए जाते हैं टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। तो ये इनकी बिड लगती है, इनकी ऑप्शन, इनकी बोलियां लगती हैं, तो ये वहां पे दी जाती है। इसके संबंध में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक बात चली थी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एजीआर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को कहा था कि एजीआर पे आप कर दीजिए, आपको 10 साल का समय दिया जाता है। ये 1999 की बात है। तब हुआ क्या था कि टेलीकॉम जो कंपनी और सरकार के बीच में जो करार हुआ था, जो समझौता हुआ था, वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर हो गया था। इससे पहले क्या होता था कि सरकार एक स्थायी फीस लेती थी और बोलती थी कि टेलीकॉम कंपनी आप अपना काम कीजिए, ये टेलीकॉम कंपनी है, ये गवर्नमेंट है, इनके बीच क्या हो रहा है समझौता। यहां पे समझौता पहले होता था स्थायी लाइसेंस फीस। तो टेलीकॉम कंपनी क्या देती थी, एक लाइसेंस फीस देती थी गवर्नमेंट को और अपना काम करती थी। लेकिन 1999 से क्या हुआ, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ गए ये लोग। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में क्या होता है कि आप यदि 100 रुपए कमाएंगे तो इनकी जब बात हो गई कि 40% हिस्सा आप गवर्नमेंट को देंगे, तो ये होता है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो अब यहां पे ये क्या बोल रही है कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, की हम जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सपोज ये जो टेलीकॉम कंपनी है आइडिया मान लीजिए, तो आइडिया आपको देती है ना रिचार्ज से आप बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, सारा कुछ है। तो ये क्या बोल रही है आइडिया यहाँ पे कि हम आपको रेवेन्यू शेयरिंग तो दे देंगे, लेकिन ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट में से हम आपको दे देंगे, सपोज मैंने बताया आपको 40%। तो गवर्नमेंट को ये जो कंपनी है आइडिया कंपनी 40% भाग दे देगी अपनी रेवेन्यू में से, ये जो सर्विस दी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये कई और काम भी कर रही है आइडिया कंपनी, जो अपने टावर लगा रही है, वहां से कुछ इनको इनकम हो रही है, या कुछ अन्य काम भी कर रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इनमें से भी हमको आप रेवेन्यू का शेयर दीजिए, जो आप यहां से कमा रहे हो, ये जो पार्ट है इनमें से भी दीजिए। तो ये सारा का सारा विवाद कोर्ट के अंदर चला था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एजीआर काफी ज्यादा चर्चा में था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यहीं से ये टर्म निकल के आई है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को कैसे एडजस्ट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का समय दिया था टेलीकॉम कंपनीज को कि आप रीपे कर दीजिए गवर्नमेंट को। तो देखते हैं आने वाले समय में, देखते हैं स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है, क्या होता है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात है अर्जेंटीना देश संबंधी। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है, मैं आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा इसकी। तो गर्भपात को वैध बनाए जाने की बात की जा रही है, इसके लिए बिल लाने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है भारत के अंदर, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा एक्ट है, वो किस ईयर में लाया गया था वो एक्ट। इसके अलावा हमारे यहाँ पे भारत में क्या है अभी कि 24 महीना टर्मिनेशन का टाइम कर दिया है, यानी कि 24 माह से पहले आप मेडिकल जो प्रेगनेंसी है उसको आप टर्मिनेट करा सकते हो, यानी कि आप गर्भाधान करा सकते हो, गर्भपात करा सकते हो, सॉरी आप गर्भपात करा सकते हो। उस 24 माह के बाद आप नहीं, सॉरी 24 माह नहीं, 24 वीक, 24 सप्ताह है, 24 सप्ताह से पहले आप जो आपका
मतलब कि अबॉर्शन जो कराते हैं, जिसे हम गर्भपात बोलते हैं हिंदी में, वो आप करा सकते हो 24 सप्ताह से पहले। उसके बाद कराओगे तो ये एक कानूनी जुर्म हो जाता है, ये मतलब कि एक अपराध हो जाता है। तो भारत में भी ऐसा प्रावधान है। तो ऐसा ही बात ये कर रहे हैं कि अर्जेंटीना में इसको गर्भपात को वैध बनाया जाना चाहिए। कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेसी आती हैं, कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि मतलब हेल्थ को लेकर के मतलब चीजें काफी जटिल हो जाती हैं। तो ऐसी डिमांड चल रही है इस देश के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नाम है अल्बर्टो फर्नांडिस। इंपॉर्टेंट है। यहाँ की राजधानी आपको पता होना चाहिए ब्यूनस आयर्स। इसके अलावा दो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, मैं आपको अभी मैप पे लेकर चलता हूं, वहां पे पूछूंगा। तो ये जो अपने यहाँ पे एक्ट है गर्भपात को लेकर के, मतलब मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट जो है भारत के अंदर, वो मेरे को आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहां पे बात की जा रही है अर्जेंटीना की। कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइए कि अर्जेंटीना में एक डेजर्ट है फेमस, उसका नाम बताइए, और कौन सी घास मिलती है अर्जेंटीना के अंदर, वो भी आप मेरे को बताइए। तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है ये, तो यहां पे इसके वेस्ट में तो है साउथ पैसिफिक ओशन, और ईस्ट में साउथ अटलांटिक ओशन। ये भी आपको पता होना चाहिए इसके लोकेशन के बारे में। यहाँ पे उरुग्वे हो जाता है, पराग्वे हो जाता है, चिले यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अर्जेंटीना का ये लोकेशन है, आप देख लीजिए, नोट और थोड़ा सा याद भी आपको हो जाएगा। पेज नंबर से बात की जा रही है। ये न्यूज है, राष्ट्रपति मैक्रो हैं, इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो इनको भी धमकी दे दी है जैश ए मोहम्मद ने। जैश ए मोहम्मद के बारे में पता होना चाहिए, आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का। ये जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का। इसने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को धमकी दे दी है। तो ये आप अभी पता होगा आपको, कई बार काफी ज्यादा चर्चाओं में था फ्रांस अपने कुछ कमेंट को लेकर के। वहां पे जो उन्होंने किया था एक पिक्चर को लेकर के, फ्रांस में जो एक टीचर ने किया था, उनके जो पैगंबर की पिक्चर बना के दिखाई थी। तो आपको राष्ट्रपति का नाम जरूर पता होना चाहिए फ्रांस के, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेज नंबर से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है रूस के संबंध में एक न्यूज आई है। तो मैं आपको बता दूं, रूस की संसद है उसको बोला जाता है ड्यूमा। कई बार पूछा गया डायरेक्टली ये क्वेश्चन, तो संसद का नाम आपको पता होना चाहिए। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बड़ी अच्छी मेरे को खबर लगी एक। तो इसमें क्या है, उल्का पिंड है, तो छप्पर फाड़कर आया ये उल्का पिंड किसी घर में, इंडोनेशिया की ये खबर है। तो ये जो उल्का पिंड जब उनके घर में गिर कर आया, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गए करोड़पति। कारण इसकी जो कीमत बताई गई है वो बताई गई है 13 करोड़ रुपए से अधिक इसकी कीमत बताई गई है। ये जो उल्का पिंड है नीचे गिर के आया है, तो इसकी कीमत है, इसकी वैल्यू एक बताई गई है, जिसका वैल्यू है 13 करोड़ से भी ज्यादा बताई गई है। तो ये रातों रात करोड़पति हो गए। ये बड़ी अच्छी मेरे को खबर लगी यहाँ पे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं जीवन में कभी कभी। अब हम देख लेते हैं वन वर्ड जो हमने स्टार्ट किया इंग्लिश के अंदर। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये आपको कैसे लग रहे हैं। तो देखते हैं पहला, सबसे पहला यहाँ पे एबिस। एबिस का मतलब क्या होता है, रसातल, यानी कि इसका कोई तल ही नहीं है, यानी कि बॉटम ही नहीं है। अ वेरी डीप होल विच सीम्स टू हैव नो बॉटम, जिसका कोई बॉटम ही नहीं हो, उसको हम बोलते हैं रसातल, और इंग्लिश में बोलते हैं एबिस। दूसरा है एक्रोनिम, बहुत ही फेमस है, काफी पॉपुलर रहता है एक्रोनिम। एक्रोनिम कई बार आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे जो वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स का इनिशियल है प्रारंभिक लेटर लेकर के जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे कि एड्स का एक्रोनिम हो गया, टीवी एक एक्रोनिम है, टेलीविजन का। ऐसे कई सारे एक्रोनिम हम अपने जीवन में यूज करते हैं, डेली में यूज करते हैं। तो एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट जो फॉर्म होती है वर्ड्स की। तीसरा है एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग डिफिकल्ट एक्ट्स सच एज बैलेंसिंग ऑन हाई रोप्स स्पेशली एट सर्कस। तो ये बात की गई है, सर्कस यहाँ पे स्पेशली बात की गई है। तो इसका मतलब होता है कलाबाजी करना, कलाबाजी करना होता है इसका मतलब एक्रोबैटिक्स का मतलब। कि आपने देखा होगा सर्कस के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट करते हैं वहां पे वो लोग, तो अपने आप को बैलेंस करते हैं हाई रोप्स के ऊपर, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको यहां बोला गया है एक्रोबैटिक्स। इसका मतलब है कलाबाजी करना। चौथा है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ हाइट्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, ऊंचाइयों से भय होना। तो यहां पे देखिए आप एक्रो, यहां पे भी आ रहा है एक्रो, और यहां पे भी आ रहा है एक्रो। तो फोबिया मतलब डर होता है, और एक्रो मतलब होता है ऊंचाइयां, ऊंचा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। फोबिया मतलब जहां भी देखेंगे आप डर ही होता है। ये किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को ऊंचाइयों से फोबिया होता है, किसी को भीड़ से फोबिया होता है। तो एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई वाला पार्ट हो गया। बैटिक्स यहाँ पे क्या हो गया, ये एक बैलेंसिंग करना, कोई जो हम चीजें इस प्रकार ही कर रहे हैं, तो ये कलाबाजी हो गई एक्रोबैटिक्स। पांचवा यहाँ पे एक्यूटी। एक्यूटी क्या होता है,
द एबिलिटी टू हियर, सी और थिंक एक्यूरेटली एंड क्लियरली, यानी कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप चीजों को अच्छे से सोच सकते हैं और अच्छे से मतलब उनको कर सकते हैं आप। इसको हम बोलते हैं कुशाग्रता होती है किसी के पास, जो कि चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। आप जानते हैं कि समझता अच्छे तरीके से, लिखता अच्छे तरीके से, ये एक प्रकार की कुशाग्रता होती है। इसको हम बोलते हैं एक्यूटी इंग्लिश के अंदर। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार के वीडियोस का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे अपने सुझाव भेजना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।